आज का गेस्ट सिर्फ डांस नहीं करता, वो डिसिप्लिन को मोमेंट में कन्वर्ट करता है। लोकल रूम से लेके ग्लोबल स्टेज तक इस जर्नी ने सिर्फ मेहनत ही नहीं की है, बल्कि कंसिस्टेंसी, रिजेक्शन और पर्पस की भी ये जर्नी है। पास तब पैसे नहीं थे, तब मैं अंदर से ही इतना रो चुका था ना, इतना रोया मैं। एक बार तो ठान ही लिया था कि एक बार अपने पैसों से किसी ना किसी भी तरीके से मैं इधर तो जाऊंगा। और वर्ल्ड ऑफ डांस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो। Okay, let's go. इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने पहले से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने में बहुत सपोर्ट किया है। सो दैट क्रेडिट गोज टू देम कि मुझे ओपन किया इन सभी चीज़ों में कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। या टीवी के नेशनल प्लेटफॉर्म पर टॉप रैंक अर्न करना हो। प्लीज वेलकम द पैशनेट डांसर जिनकी डांसिंग है उनका गुरूर, यूके से प्यारा सा क्यूट। रियलिटी शोज में ऑडिशन देना, ये सब प्रोसेस जो होती है बिहाइंड द सीन है, मतलब कि क्या स्ट्रगल होता है, ये जो कंटेस्टेंट आते हैं उसकी जो स्टोरी बनाते हैं वो फेक होती है या रियल होती है, या वो कहीं ना कहीं पे कंटेस्टेंट के साथ रिलेटेड होगा, लेकिन उसका एक ड्रामेटिक वर्जन होगा ताकि पब्लिक के ऊपर वो हावी ना हो नेगेटिव तौर पे। इस जर्नी ने सब लेवल देखा। ये सिर्फ आर्टिस्ट की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक माइंडसेट की जो हर रोज अपने आप से कंप्लीट करता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शैव विजयो भूते ध्रुवानि तीर्म। वैसे काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी हूँ। ये सारी एनर्जी मुझे कॉस्मोस से हेल्प कर रही है कि एक टाइम पे मैंने ये इतना सारा कुछ कर दिया था ना, जो आप सेवा बोलेंगे बुजुर्गों की, ये श्रद्धांजलि देना या फिर श्री कृष्ण का इतना पाठ करना और वो सब कुछ। सो आज हम स्टेप्स नहीं सोच समझेंगे। माधुरी दीक्षित मैम ने बोला था कि आप इतना डिटेलिंग वाला काम करते हैं, अभी पता चल रहा है कि आप क्यों विनर हैं। सुनील सर ने ऐसा बोला था कि आप इतने इंटेंस हो कि आप अगर एक्टर भी बनेंगे तो बहुत अच्छा काम करें। दिलजीत दोसांझ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, जो वानी कपूर के साथ किया था, कॉमेडी सीक्वेंस मस्ती 4, और तो उस फ्रेंचाइज में मुझे काम करने का चांस मिला। सो प्लीज वेलकम टू द माइक केयूर वाघेला। सो केयूर भाई, आपका थैंक यू सो मच। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आपने टाइम निकाला, अपना वैल्यूएबल टाइम को दिया है। सो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। मज़ा आया। सो केयूर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने वर्ल्ड स्टेज में, यूके में, O2 अरीना, ये सब आपने देखा है, तो फर्स्ट हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये सब देखने के बाद आप जो राजकोट से बिलोंग करते हो, तो राजकोट को आप कैसे देखते हो? राजकोट को देखने का नज़रिया पहले भी वही था, आज भी वही है। मैं शायद से मैं इंसान तो वैसे वही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर लिया है, लेकिन अंदर से तो मैं फिर भी वही हूँ, राजकोट का ही बंदा हूँ। तो राजकोट को देखने का नज़रिया वैसे भी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत ही हार्डवर्क के वाइब्स हैं। सारी की सारी मेरी मेहनत, सारे के सारे मेरे रूट्स में मैंने जो काम किया था, जब मैं कुछ भी नहीं था तब मैंने जो दोस्त बनाए थे, तब मुझे जिन जिन लोगों से इंस्पिरेशन मिली थी, जिन जिन लोगों से मैं कुछ भी सीखा हूँ, जिन लोगों से मैंने काम किया है, जो भी मेरे टीचर्स रहे स्कूल्स कॉलेजेस के, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो सारे लोगों से जुड़ पाऊँ, एक बार मिल पाऊँ, उन लोगों को अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर कर पाऊँ कि देखो मैंने ये जीत लिया, देखो मैंने ये कर दिया, और आपके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपकी ये सलाह थी, वो मुझे इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में काम आई थी, ये वो। मुझे उन लोगों को ये सारी की सारी बातें बताना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है ना कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो उसके बाद हम लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई ये बंदे ने अगर मेरे को ये लाइन नहीं समझाई होती या ये बात नहीं बोली होती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इतना अच्छा काम किया है, ये वो। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना उन लोगों को क्रेडिट उनके जीते ही जी दिया जाए, ताकि वो अच्छे से मर तो सके, कि एटलीस्ट मेरी ये बात करने का ढंग या फिर मेरी ये चीज़ सिखाने का ढंग अगर किसी को इस मुकाम पे पहुंचा सकती है, तो एटलीस्ट वो जीते जी थैंक यू तो डिज़र्व करता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा ही करे, कि उसको अगर एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगता है कि आज वो इतने बड़े मुकाम पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे या इतने अच्छे ओहदे पे पहुंच चुके हैं, तो उनकी जर्नी में आने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी कुछ चीज़ों की वजह से शायद से वो यहाँ पे हैं।
तो आई फील उनको वो क्रेडिट जीते जी दे दो तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। तो राजकोट से मेरा पहले से ही बहुत बहुत प्यार, बहुत ग्रेटिट्यूड और अच्छा खासा हार्डवर्क करने का मन जब मैं यहाँ पे होता हूँ ना तब मैं बूस्टअप हो जाता हूँ कि भाई जब मुझे बाहर ऐसा लगने लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, जब यहाँ पे आता हूँ ना तो ऐसा लगता है भाई मेरे को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यहाँ से तो अभी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। सो इट्स लाइक एन वेरी मच ऑफ मोटिवेटेड ओरिजिन आई कैन से राजकोट फॉर मी। मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा और मैं सर्च कर रहा था आपके जो जर्नी के बारे में और आपको जो मैं पर्सनली मिला तो मुझे एक क्वेश्चन आया है कि आपने वो गुजराती मूवी देखी है लालो? हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो कृष्ण भगवान थे जो कैरेक्टर प्ले किया था ना, वो मुझे आप ऐसे ही लग रहे हो। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि आप वही है, तो आपको ऐसा कोई मैंने आपको जो कॉम्प्लीमेंट दिया वो मतलब आपको किसी ने दिया है? जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं जब लंदन में था इस दौरान जब लालो सबसे पहले रिलीज हुई थी और अपने स्टार्टिंग के कुछ वीक में जब नहीं चली थी या जो भी उसका सिनारियो था, तब मुझे ऑलरेडी वहाँ की जो हम लोगों का गुजराती क्राउड और वो सब कुछ रहता है उन्होंने बोला था, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी जो लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे लोकली लंदन में गुजराती लोग और जो भी मेरे दोस्त लोग हैं उनमें से मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि ये लालो मूवी जो अभी गुजरात में रिलीज़ हो रही है उसमें आपने काम किया था कि आप वहाँ पे गए थे शूट करने के। मैंने बोला मैं तो नहीं हूँ वो, थैंक यू सो मच, आपने ऐसा अलग तरीके से और गलत तरीके से प्रिटेंड करके मेरे को कंसिडर कर लिया कि शायद से वो मैं हो सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे मेरे कोई एक बहुत ही खास दोस्त है, जब मुझे ये बात बोली गई थी तब मैंने इतना फोकस नहीं किया था इस मूवी में या फिर इसके पोस्टर में कि एक बार जाके देखो तो सही, क्योंकि तब बोलने वाले लोग बहुत कम थे और लंदन की लाइफ भी वैसे ऐसी है कि आप अगर अपने काम में इतने ऑक्यूपाइड रहते हो ना कि आपको जब भी टाइम मिलता है तब आप इतने थक चुके होते हो कि सोने का और खाने का नहीं मन करता है और कुछ रिसर्च करने का मन नहीं करता है। सो जब मुझे मेरे एक बहुत ही मतलब मेरे स्टूडेंट थे वो पहले, अभी मेरे वो बहुत ही अच्छे खासे दोस्त हैं जिनका नाम है रोहित भाई बुलाता हूँ मैं उनको, उनका पूरा नाम रोहित परमार है। उन्हें मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पिंच किया, सर आप देखो एक बार वो आपके जैसा ही लगता है। इसके बाद जब मैंने पोस्टर देखा तब मैंने भी रिलेट किया कि नहीं ये साइड प्रोफाइल डेफिनेटली अगर मेरे बाल लंबे कर लूँ तो क्लीन शेव में मैं शायद से पक्का इनके जैसा दिखूंगा। तो बट जब मैंने लालो मूवी देखा, इट्स डेफिनेटली एन इनक्रेडिबल मूवी, बहुत ही अच्छा पीस बनाया है। एंड मुझे मैं शौक तो मुझे तब लगा जब इनके बहुत ही एक चहीते आर्टिस्ट जिनका रोल मतलब मूवी में जिन्होंने रसिक का रोल किया हुआ है, जो दारू पीता है और एक नेगेटिव फ्रेंड का अप्रोच लेके इनसे मिलता है लालो को, जो रिक्शा चलाता है उनको, उन्होंने मेरे को बोला कि जब हम लोग सेट पे थे तो ऐसी बात हो रही थी, क्योंकि वो मेरे को जानते बहुत पहले से, और वो रसिक का रोल जिन्होंने किया था वो जयदीप टिमानिया जिनका नाम है, वो खुद ही एक बहुत ही सक्सेसफुल डांस कोरियोग्राफर रह चुके हैं। उनके स्टूडेंट्स रियलिटी शोज में आ चुके हैं, जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स रियलिटी शो में आ चुके थे। हम लोगों का जर्नी डांस से ही क्रश हुआ और उसी तरीके से हम दोनों ने एक दूसरे को जाना। तो बहुत टाइम के बाद ये मैं डांस दीवाने में जीता और मैंने मूवीज़ कर ली। उसके बाद जब मैं यहाँ पे इंडिया में अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए आया था लालो मूवी के रिलीज़ के एकदम बाद, जब वो अपने पीक पॉइंट का परफॉर्मेंस दे रहा था, तब जयदीप भाई ने मेरे को आके बोला कि क्रू में भी हम लोग यही सोच रहे थे जब हमने श्रोहत को देखा ना, तो यार ऐसा ही लगा कि एक टाइम पे भी ये केयूर ही है भाई, इसका कॉपी लेके ये डायरेक्टर साहब ने किसी को रख दिया है। मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि मैं वैसे काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी हूँ। इसमें मुझे उस म्यूज़िक वीडियो में एज लॉर्ड कृष्णा कास्ट किया गया था, तब मैं मेन कैरेक्टर था। वो एक म्यूज़िक वीडियो था। आजकल के लोग जो मूवीज़ की अंताक्षरी खेलते हैं या फिर सॉन्ग्स की अंताक्षरी खेलते हैं, वो ज़माना ऐसा था कि हम लोग वहाँ पे श्लोक की अंताक्षरी खेला करते थे। कि जैसे कि मैंने कोई एक श्लोक बोल दिया कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शर विजयो भूतिर ध्रुवानी तीर्मतिर्मम। अब ये एक श्लोक हो गया, तो जो य से स्टार्ट हुआ था और म से खत्म हुआ है, तो जो दूसरा बंदा होगा वो म से स्टार्ट करेगा, श्लोक म से स्टार्ट करेगा, वो खत्म होगा और उसका जो लास्ट आएगा। जैसे हम लोग का अंताक्षरी रहता है उसी तरीके से हम लोग वहाँ पे अंताक्षरी खेला करते थे। लोग ऐसे ही बैठेंगे वाइट कपड़ों में और वो 3 या 3.5 घंटे में पूरी की पूरी गीता जी में पढ़ लेता था निर्जला, ना ही खाया ना ही पिया। इस तरीके से ये है, मैंने स्टार्ट किया, जब तक 18 अध्याय कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मुझे वो पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, पूरी की पूरी
मुझे लगता है कि अभी जो मुझे मिल रहा है वो डेफिनेटली मेरी मेहनत का तो फल है ही, डेफिनेटली मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा ये सारी की सारी एनर्जीज मुझे कॉस्मोस से हेल्प कर रही है कि एक टाइम पे मैंने ये इतना सारा कुछ कर दिया था ना, जो आप सेवा बोलेंगे बुजुर्गों की, ये श्रद्धांजलि देना या फिर श्री कृष्ण का इतना पाठ करना और वो सब कुछ, शायद से इसीलिए मुझे मतलब लड़कियों में चर्चा रहना, फैंस इतनी सारी रहना, या फिर प्रपोजल्स बहुत सारे ये सोशल मीडिया में मिलना, या फिर ऐसे श्री कृष्ण की तरह मुझे पोर्ट्रे करना कि आप उनके जैसे लगते हैं, म्यूजिक वीडियो में मुझे ऐसे श्री कृष्ण कास्ट करना, ये वो शायद से इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उनको इतना पढ़ा है। तो आई गेस ऑल दिस फ्रूटफुल अचीवमेंट कम्स फ्रॉम दैट, या आई फील दैट, बट आई डोंट नो इसमें कितना सच है कितना नहीं, बट इट्स जस्ट लाइक द कर्मा रिटर्न्स, जो भी मैंने किया है वो नाउ दे इट्स रिटर्न्स लाइक दैट। केवल भाई, अब हम बात करते हैं, आप वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच गए हो, आपने सभी देखा है, वर्ल्ड स्टेज में देखा है, O2 अरीना, ये सब आपने देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब आपको कब ऐसा लगा कि मेरे लिए जो डांस है वो एक शौक नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है? तो ये कहानी शुरू हुई थी बचपन में, बचपन तो नहीं कह सकते बट हायर सेकेंडरी में। जब 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं था तब मैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हूँ भी। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम लंदन, आई मीन नॉट एग्जैक्टली लंदन, फ्रॉम UK आई कैन से। वहाँ पे रेक्सम यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ से मैंने MBA किया। डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचने के लिए और वहाँ से MBA कंप्लीट करने के लिए आपका अप्रोच थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, तभी वहाँ के सिस्टम और उन सभी चीज़ों में आप फिट होके सारी की सारी जो भी केटीज या फेल नहीं होके आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पास किया है। तो एक तरीके का डिसिप्लिन, एक तरीके की पढ़ाई के तौर पे कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस आप में होनी चाहिए, तभी जाके आप वहाँ की डिग्री ले पाएंगे। आपका इंग्लिश एक लेवल का होना चाहिए और वो सब कुछ। तो मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने पहले से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने में बहुत सपोर्ट किया है। सो दैट क्रेडिट गोज टू देम कि मुझे ओपन किया इन सभी चीज़ों में कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं स्टेट लेवल में योगासन में चैम्पियन था, चेस में चैम्पियन था, बैडमिंटन में चैम्पियन था, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स जो आती थी वो चैम्पियन था, और वो मेरे मम्मी पापा मेरे को कॉन्स्टेंटली हैमरिंग किया करते थे कि भाई तू फैशन शो में रह रहा है, तेरे को मालूम भी है ये क्या होता है, इसमें इतना ध्यान रखना होता है, जितना तो वो अपनी एग्जाम्स में ध्यान देता है, पढ़ता है, उतना ही ध्यान तेरे को इसमें रखना पड़ेगा, वरना तो कंपटीशन कर ही मत। तो डांस आया तो डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा था नहीं कि डांस का कोरियोग्राफी मैं कहीं और से करूँ, प्राइवेट ट्यूशन लूँ और उसके बाद में ऑडिशन दूँ, क्योंकि हमारी स्कूल में कोई एक इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन का ऑडिशन था जिसमें मुझे ऑडिशन देना था। मुझे याद है मैंने इट्स मैजिक गाना किया था, कोई मिल गया मूवी का, ऋतिक रोशन का, एंड आई इन्फ्लुएंस्ड बाय ऋतिक रोशन एंड माइकल जैक्सन, बोथ ऑफ द पर्सन वेरी मच। मैंने वो सबसे पहला डांस जब किया था तब मेरे दिमाग में ऋतिक रोशन और माइकल जैक्सन के अलावा और कोई था ही नहीं, और कोई भी नहीं था। मैं इतना कुछ डांस इंडस्ट्री के बारे में जानता भी नहीं था, बहुत ही ज़ीरो था मैं, लेकिन मेरे को बस ऐसा था कि अगर ये दोनों डांस के इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं तो मुझे इसके नीचे तो नहीं करना है, तो अगर ऑडिशन दूंगा तो इनके जैसा ही दूंगा, वरना दूंगा ही नहीं, ऐसा। तो ये बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में। सो इट वेंट लाइक दैट। काश्मीरा मैम करके कोई एक मैम थे, सोशल साइंस पढ़ा रहे थे, तो एक काम करते हैं, डांस में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है और उनको भी नहीं था, तो हम दोनों बैठ के ऑडिशन लेते हैं। इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन में 7 लोग चाहिए, एक तू हो गया, बाकी के 6 लोग हम दोनों मिलके सिलेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से तभी से मैं जजिंग करने लगा था मेरे मैम के साथ बैठ के। डेफिनेटली इट्स नॉट ऑफिशियल जजिंग ना, उसी हिसाब से मैंने 6 लोग सिलेक्ट किए, मैम को दिए कि ये 6 लोग ठीक है। मैम ने बोला कि तू ही कोरियोग्राफ कर इनको। हेलो मूवी का कोई एक सॉन्ग था, बूम 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 जमाना बोले, और बहुत ही टिपिकल कोरियोग्राफी मैंने उस पर करी थी। रहे हो कि सबसे पहला करियर का जो डांस था वो मैंने खुद ही किया, ऑडिशन दिया, उसके तौर पे मैं जज भी बन गया और कोरियोग्राफ भी मैंने ही कर दिया। मेरे पास से पर्सनल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम लोग तेरे से पर्सनली आके सीखेंगे हर रोज, तो इतना अच्छा डांस करता है। तो शायद से मैं तभी से ऐसे बड़े बड़े लोगों की कोरियोग्राफी करता था, मतलब उम्र में बड़े बड़े लोगों की कोरियोग्राफी करता था जिन लोगों को डांस का पैशन था। यस, स्टैंडर्ड 8 से, और वो 9th 10th उन सभी चीज़ों में वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, पूरा का पूरा पुश, पूरा का पूरा जो मोटिवेट करते थे सारे के सारे लोग मुझे। तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि सारी की सारी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
से ज़्यादा मुझे डांस में पुश मिला उस टाइम पे, इसलिए मैं डांस के उसको लेके बहुत सीरियस होता गया मैं कि शायद से इसमें कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूंगा। और जब मैं 11th-12th साइंस तक पहुंचा तब तक शायद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर करूंगा तो डांस करूंगा, लेकिन पढ़ाई में पीछे तो नहीं ही रहूंगा वैसा। तो ये बस जर्नी इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी स्कूल से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने टेलीविज़न मतलब कि रियलिटी शोज़ भी किए, तो मुझे आप ये बताएं कि रियलिटी शोज़ में ऑडिशन देना ये सब प्रोसेस जो होती है वो कई लोगों को नहीं पता होती। हमें तो दिखाई जाता है कि कितने सारे लोग आते हैं ऑडिशन में और इसमें से सिलेक्ट होते हैं, तो एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन है मतलब कि क्या स्ट्रगल होता है, क्या होता है, ये सब आप बताइए ताकि कोई यंग डांसर हो उसको रियलिटी शो में जाना हो तो वो अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सके। रियलिटी शो का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल रहता है। जो भी बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी ट्रैवल करना या फिर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स अटेंड करना, उन सभी चीज़ों को चालू नहीं किया है, डेफिनेटली उन लोग को स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा सब कुछ। तो उन लोगों के लिए रियलिटी शो का प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहता है कि उनके ग्राउंड ऑडिशंस होते हैं जिसको सिटी ऑडिशंस बोलते हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े सिटीज़ में, बहुत ही मेट्रो सिटीज़ में, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, उन सभी जगहों पे ये ऑडिशंस होते हैं जिसको सिटी ऑडिशंस बोला जाता है। वहाँ पे 2 लेवल्स होते हैं, और अगर बहुत ही क्राउड बड़ा हो गया और बहुत ही टैलेंटेड लोग वहीं पे हम लोग को मिल गए तो कभी कभार प्रोडक्शन डिसाइड करता है कि हम लोग 3 राउंड लेंगे। सो लेवल 1 वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो सकता है, वहाँ पे डांसर्स भी हो सकते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि ये लेवल 2 में जाएगा या नहीं। वहाँ से लेवल 2 डेफिनेटली कंपलसरी कोई एक कोरियोग्राफर के साथ देखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले चैनल डिसाइड करती है कि ये बंदा हमारे रियलिटी शो के फॉर्मेट में फिट हो सकता है या नहीं। अगर वो फिट हो नहीं सकता है तो कोई कोरियोग्राफर को जज करवाने का मतलब ही नहीं है, तो उनका काम ज़्यादा बड़ा है, उससे पहले ही वो लोग वहाँ से निकाल देते हैं। लेवल 2 में अगर वो लोग जाते हैं, इट मीन्स वो डांसर भी अच्छे और वो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से सेट भी हो पाएंगे। उसके बाद लेवल 2 में कोरियोग्राफर जो भी बैठे रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये डांस कैसा करता है, तो इसको हम लोग आगे के लेवल पे लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वहाँ पे उन लोग को डांसर्स की सीक्वेंसेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है कि यहाँ पे बहुत ही 150-200 डांसर हो चुके हैं जो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, तो वो लेवल 3 रखते हैं। वरना वो अगर 50 लोग उस सिटी में से सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो डायरेक्टली लेवल 3 जो रखते हैं वो पोस्टपोन होके हो जाता है मुंबई का लेवल 1। यस, तो उसके बाद जो मुंबई का ऑडिशन होता है उसमें सारे के सारे सिटीज़ जो ग्राउंड ऑडिशन लिए जाते हैं उन सभी शॉर्टलिस्टेड लोगों को बुलाया जाता है। जैसे कि 5 सिटीज़ के 50-50 लोग सिलेक्ट करके अगर वहाँ पे बुलाते हैं तो वहाँ पे जो मुंबई राउंड होता है ऑडिशन का वो एक्चुअली होता है लेवल 3। तो वो लेवल 3 में ये लोग वापस से शॉर्टलिस्टेड होते हैं और वहाँ पे शायद से चैनल के बहुत सारे लोग, फिर बहुत सारे स्पॉन्सर्स या फिर दूसरी जो क्रिएटिव टीम्स होती है जो शो बनाती है उसमें से कोई बैठे जाते हैं, जो कोरियोग्राफर और असिस्टेंट कोरियोग्राफर से वो भी बैठे जाते हैं और वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन कौन हम लोग लेंगे जो टीवी पे आएगा। लेकिन लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद और टीवी ऑडिशन होने से पहले एक और राउंड होता है जिसको बोला जाता है कलिंग राउंड। ये कलिंग राउंड ऐसा होता है कि इसको आप टीवी ऑडिशन ही समझे। ये टीवी ऑडिशन के तरीके से ही आपको जज करना पड़ता है। जो भी कोरियोग्राफर्स, जो भी असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स या जो भी मेन जजेस भी रहते हैं शायद वो भी कभी कभार होते हैं, कभी कभार नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके बुकिंग के लिए कलिंग राउंड बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो अगर जज करेंगे तो डेफिनेटली टीवी राउंड ही जज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्ड लोग होंगे और उन लोगों को वही जज करना है कि कौन कौन से टीवी राउंड में ऐसे लोग हैं जो हम लोगों का शो आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग को फाइनेंशियली बिजनेस की तरह अगर हम लोग रियलिटी शो को देखते हैं तो कमा भी पाएंगे, और जिसमें हम लोगों का रियलिटी शो का फॉर्मेट जितना स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्गली ये लोग परफॉर्म भी कर पाएंगे। क्योंकि हर वीक अपने दिमाग में फिजिकली और मेंटली ऐसा प्रेशर लेना कि 2 कोरियोग्राफी तो कर देनी पड़ेगी। अच्छा, और अगर सेम डे पे कोरियोग्राफी चेंज किया जाए तो वो बंदा रेडी होना चाहिए कि भाई मैं चेंज करके दूसरा परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ ही घंटों में इतना स्ट्रॉन्ग दूंगा जितना स्ट्रॉन्ग मैंने एक वीक ये परफॉर्मेंस करने की ट्राई की थी, लेकिन ये तो अभी करना ही नहीं है। और अगर दूसरा करना है तो इन सारी की सारी चीज़ों को हैंडल करने का प्रेशर भी उन लोगों के ऊपर सहन करने का होना चाहिए। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए कलिंग राउंड से टीवी राउंड तक का जर्नी कंप्लीट करते हैं पार्टिसिपेंट।
उसके बाद टीवी राउंड के बाद मेगा ऑडिशंस होता है, जिसमें वापस से फिल्टरेशन होता है। और ये मेगा ऑडिशन शायद से कंटेस्टेंट की वो जर्नी है, जो जर्नी उन लोगों का कोरियोग्राफर और असिस्टेंट कोरियोग्राफर और जो भी जजेस है उन लोगों के बीच में बीतेगी, क्योंकि टीवी राउंड के बाद वो लोग वहीं पे रहेंगे, प्रोडक्शन ही सारा खर्चा उठाएगी, खाएंगे पिएंगे, मेहनत करेंगे, सोएंगे वहीं उन लोगों की निगरानी में, उन लोगों को विटनेस में रखते हुए, ताकि वो सारी की सारी टीम जो रियलिटी शो बनाती है वो चेक कर सके कि यहाँ पे कौन सा कंटेस्टेंट कैपेबल है जो आगे बढ़ाने के लायक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड स्किल बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ एज वेल। तो उस हिसाब से वो मेगा ऑडिशन में जाते हैं, और मेगा ऑडिशन तक शायद से चैनल वालों ने ये कंफर्म कर चुके होते हैं कि कौन सा बंदा हमारे पूरा का पूरा रियलिटी शो करेगा। उसके बाद जो भी जजिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग के बेस पे ही रहता है, चाहे वो उसमें कितनी भी स्टोरीज डाल दे, चाहे वो इसमें कितना भी बैकग्राउंड चेक करवा ले उन लोगों का, ये गरीब है, ये अमीर है, ये अच्छा खाना खाता है या नहीं, ये कौन सी लाइफस्टाइल में रहता है, वो सभी कुछ टीआरपी इंक्रीज करने के लिए वो लोग शायद से यूज़ भी करेंगे। लेकिन उसका जो टीआरपी और ऑडियंस अटेंशन है वो शायद ही तब डिपेंड करता है जब वो शो में होते हैं, बिकॉज मैं मानता हूं तब तक शो में सिर्फ आगे वही लोग जाएंगे जो सबसे अच्छा डांस करेंगे। यहां तक ये सारी की सारी चीज़ें उन लोगों ने ऑलरेडी एवेल्युएट कर चुके होते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ों के मामले में ये लोग हैं वो बहुत बेस्ट है, लेकिन अभी जो आगे जाएंगे उसमें सिर्फ वही जाएंगे जो सबसे ज़्यादा डांस में बेस्ट है। तो इस तरीके का पूरा रियलिटी शो का फॉर्मेट होता है। केर भाई, अब हम बात करते हैं, आपने डांस दीवाने शो रियलिटी शो में भी आपने डांस किया है, और आप जब डांस दीवाने सीजन में गए थे उसमें सुनील शेट्टी और माधुरी मैम जज थे, क्योंकि ये जो कंटेस्टेंट आते हैं उसकी जो स्टोरी बनाते हैं वो फेक होती है या रियल होती है, या टीआरपी के लिए मतलब ऐसा कुछ डेवलप किया जाता है? इसमें कैसा होता है कि जैसे इस तरीके से आपने पूछा कि इसमें स्टोरीज फेक होती है या नहीं, तो अगर मैं आपको बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो वहाँ पे सबसे पहले सेंसर का एक सर्टिफिकेट आता है, और उसके बाद लिखा हुआ होता है, कभी कभार वो बोला भी जाता है, ऑडियो भी होता है उसके साथ साथ, कि इस घटना के सभी पात्र और घटनाएं या और जो कुछ भी सिचुएशन है वो काल्पनिक है या फिर उसका नाटकीय रूपांतर है जो कि आपको दर्शाया जाता है। तो अगर हम लोग किसी एक बंदे की जर्नी को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि उस बंदे की जर्नी नेगेटिव है, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, सपोर्ट नहीं किया जाता था, तो वो अगर हम लोग नेशनल टेलीविजन में इस तरीके से ही दिखाएंगे विदाउट फिल्टरेशन, तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ेगा, जिसके लिए टेलीविजन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग वो उस तरीके से चाहे भी तो भी नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोगों को ऐसा एक सेंसिटिव एग्जाम्पल रेडी करना होता है कि जो उस कैरेक्टर और कंटेस्टेंट की जर्नी को जस्टिस भी करे और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनता पे पड़े, एक मोटिवेटेड इम्पैक्ट पड़े कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आगे बढ़ना है तो एक पॉजिटिव रास्ता अपनाना है चाहिए। वो दिखाने के लिए हम लोगों को एक अगर फेक स्टोरी बनाना भी पड़ेगा, मतलब रियलिटी शो वालों को बनाना भी पड़ेगा, तो भी वो पूरे तरीके से फेक नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पे कंटेस्टेंट के साथ रिलेटेड होगा, लेकिन उसका एक ड्रामेटिक वर्जन होगा ताकि पब्लिक के ऊपर वो हावी ना हो नेगेटिव तौर पे, नेगेटिव पाथ पे हावी ना हो, उसका एक पॉजिटिव पाथ चूज करके पब्लिक समझ सके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली उसका रीज़न ये होता है कि बंदे को सपोर्ट नहीं मिल रहा था और हम लोगों को वो मेंटालिटी चेंज करके ऐसा मैसेज पास करवाना है कि किसी भी इंसान को इन चीज़ों में सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए खून खराबा लाठीचार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो हकीकत में उसके साथ हुआ है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा सेंसिटिव और फ्रेजाइल समझ के अगर ट्रीट किया जाए तो वैसे फॉर्मेट में दिखाएंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑडियंस की तरफ पड़ेगा। आपने रियलिटी शो डांस दीवाने किया है, वर्ल्ड ऑफ स्टेज मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी आपने डांस किया है, आप कई बॉलीवुड स्टार से भी मिले हो, कोरियोग्राफ किया है। मुझे आप ये बताएं कि इनमें से आपको आपकी करियर में, आपकी लाइफ में ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया है और क्या दिया? ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कोई टीवी रियलिटी शो का एक बहुत ही बड़ा जज और वो सब कुछ है, उन लोगों की तरफ से मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, क्योंकि वो जस्टिस नहीं रहेगा जिसने लिटरली मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। तो मैं जिस तरीके की ज़िंदगी जिया हूँ, मेरी जर्नी में जो भी लोग कनेक्टेड थे एज अ डांसर, एज माई वेल विशर कि जो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ, और कुछ रियलिटी शोज़ के कोरियोग्राफर्स, उन सभी लोगों ने
मुझे बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट में से एक चीज़ ये बोली है कि जो भी तू कर रहा है ना वो बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि तू जिस तरीके से ये लिरिकल डांस स्टाइल करता है उस तरीके से कोई और दूसरा भी करेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि राहुल शेट्टी जो कि डांस प्लस के कोई एक सीज़न के जज रह चुके हैं, पॉल मार्शल, राहुल एंड पॉल एक तरह से लिरिकल की एक अलग परिभाषा को रियलिटी शो इंडस्ट्री के थ्रू इंडियन डांस कम्युनिटी में लाए थे। तुषार शेट्टी, सागर बोरा सर, हर्षिता गौतम, ये सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग मानते हैं कि जिस तरीके का लिरिकल डांस स्टाइल मैं करता हूँ वैसा कोई नहीं करता, और उन्होंने ही मुझे बताया गया है, उन्होंने ही मुझे बताया है ये। तो आई फील दैट इज़ फॉर माई इनर पीस एंड वेरी सेटिस्फैक्टेड लाइन्स। और अगर आप रियलिटी शो के जज में ऑन टीवी स्क्रीन अगर बोलना चाहें तो ये है कि माधुरी दीक्षित मैम ने बोला था कि आप इतना डिटेलिंग वाला काम करते हैं, अभी पता चल रहा है कि आप क्यों विनर हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी प्रीशियस फॉर मी। एंड सुनील सर ने ऐसा बोला था कि आप इतने इंटेंस हो कि आप अगर एक्टर भी बनेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। एंड दैट्स हाउ ऑडियंस मेरे फेस वैल्यू को और मेरी पॉपुलैरिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से और अलग तरीके से देखने लगी कि ये बंदा अगर एक्टर होगा तो ऐसा दिखेगा, ये वो। इस हिसाब से मुझे मूवीज़ करने के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत सारे अप्रोचेज़ हुए, और मैंने 3 मूवीज़ करी भी जो कि लंदन में शूट हुई थी। हालांकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे गुजराती मूवीज़ के भी ऑफ़र मिल रहे हैं। सो ये 2 कॉम्प्लीमेंट्स मैं आपको मतलब क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो लोग मेरी जर्नी में साथ में, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं कि जिसने मुझे बोला था कि आप यही करें। एक जो डांस कोरियोग्राफर मैंने ऑलरेडी आपको बोले हैं ये, और एक ये ऑन स्क्रीन जजेस जिनके बोलने से, जिनके कमेंट करने से मेरी लाइफ में बहुत तरीके का चेंज हुआ। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट को मिलने लगा, बहुत सारे ड्रामा आर्टिस्ट को मिलने लगा वहाँ पे लंदन में, और मुझे मूवीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। एज अ डांसर की मुझे डांस की अपनी स्किल को ही कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन दिलजीत दोसांझ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जो कि सरदार जी 3 मूवी में था, वो पंजाबी मूवी है। अबीर गुलाल करके कोई एक मूवी था जो वानी कपूर के साथ किया था, उसमें भी मुझे चांस मिला। देयर इज़ वन कॉमेडी सीक्वेंस मस्ती 4, तो उस फ्रेंचाइज में मुझे काम करने का चांस मिला, बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, मैसिवली डन एंड क्रिएटेड बाय लेजेंडरी डायरेक्टर्स। सो आई एम वेरी privileged to have those kind of opportunity after having this kind of comments from सुनील शेट्टी सर एंड माधुरी दीक्षित मैम। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैं बहुत ही सच्चे टाइम पे, बहुत ही अच्छे टाइम पे, एक सही जगह पे। आपने एक डांस स्टाइल को फाउंडर किया, मतलब कि एक न्यू डांस स्टाइल इन्वेंट किया, तो उस डांस स्टाइल के बारे में मुझे बताइए। और आपको फर्स्ट ऐसा मतलब कब लगा कि ये अलग डांस फॉर्म? तो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय डांसिंग फ्रॉम ब्रेकिंग। सबसे पहले मैं बी बोइंग और वो सब कुछ करता था, स्टंट्स एंड ऑल। उसके बाद डब स्टेप और ट्रांस बीट्स का कोई एक ज़माना आया था, तो मैं फ्री स्टाइल के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। एंड फ्री स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मूव्स। अगर आपको कोरियोग्राफी करना है तो आप एक बहुत ही अच्छे फ्री स्टाइलर होने चाहिए। इट डजेंट मैटर आप बैटल्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, बट यू हैव टू नो फ्री स्टाइल। उसके बाद धीरे 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 पॉपिंग एंड लॉकिंग एंड हिप हॉप के कुछ कुछ फाउंडेशंस और वो सब कुछ, इन सभी चीज़ों को टच करते हुए लिरिकल इज़ माय स्ट्रेंथ, वो मुझे पता चला, और स्टोरी टेलिंग करना मुझे बड़ा पसंद था। तो दैट्स हाउ आई इवॉल्व्ड एज अ लिरिकल डांसर इन दिस डांस कम्युनिटी। उसके साथ साथ बीच में एक डांस स्टाइल को मैंने टच किया था जो कि था टटिंग। जब मैंने टटिंग को टच किया था उसका एक रीज़न, मेरे डुएट पार्टनर थे चिराग वाला। चिराग भाई को टटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनको टाइम भी ज़्यादा मिलता था, क्योंकि जिस तरीके की जर्नी उनकी रही है कि वो एली मोरबी में पढ़ते थे, यहाँ पे राजकोट मेरे पास सीखने के लिए अप डाउन करते थे और वो सब कुछ। तो बीच में ट्रैवलिंग में जो भी टाइम मिलता था वो बहुत मेहनत करते थे, वीडियोस देखते थे, टटिंग सीखते थे, रूम पे भी बैठे बैठे ऐसे शेप्स और वो सब कुछ बनाया करते थे हाथों से, उंगलियों से और वो सब कुछ। सो टटिंग बेसिकली कम्स फ्रॉम दैट। सो जब हम दोनों डुएट डांसिंग करते थे तब हम लोग मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं लिरिकल करता हूँ, आप टटिंग करते हो, ठीक है, तो हम दोनों इस दोनों की कॉम्बिनेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि इसको एक अलग नाम देंगे, एंड दैट्स हाउ इट हैपन्स। सो द नेम कॉल्ड लिरिको टट, कमिंग फ्रॉम टू बेस फाउंडेशन, टू बेसिक डांस स्टाइल, लिरिकल एंड टटिंग। तो इसको मिला के हम लोगों ने लिरिको टट किया, और हम लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पे हम लोग एक ही बात बोलते थे जब हम लोग डुएट परफॉर्म करते थे तब, कि हम लोग लिरिको टट करने वाले हैं। वो भी सोचते थे कि ये क्या है, तो हम लोग उसको
बड़े गर्व से जवाब देते थे, स्टेज पे देखिएगा वैसा, जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक वे ऑफ सेइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो तब से लेके एक बड़ा ही यूनिक अप्रोच था। और जब मैं करता था तो लिरिकल करता था, वो करते थे तो टटिंग करते थे। उनकी वजह से मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में टटिंग आ गई थी। मेरी डांस स्टाइल में भी टटिंग बहुत आपको दिखेगा अगर आप मेरी पहले की कोरियोग्राफीज देखेंगे तो। एंड या दैट्स हाउ इट इन्वेंटेड। वर्ल्ड ऑफ डांस जो इंटरनेशनल लेवल में आपने परफॉर्म किया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ पे एक तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ का क्या माहौल होता है, और जब आप इंडिया को प्रेजेंट करते हो तो आपके इमोशंस वेरी होते हैं, तो वो क्या इमोशन होता है, मेंटली कितना प्रेशर होता है और नर्वसनेस क्या होती है, वो सब मुझे बताइए। सी वर्ल्ड ऑफ डांस का जो स्टेज है वो मेरे लिए बहुत ही ड्रीम स्टेज है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में एक वर्ल्ड डांस कप हुआ था बेंगलोर में, LVDS करके था, अभी भी वो लोग कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही एक्टिव हैं। जब वो हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप WDC अगर मैं यहाँ पे जीत गया या फिर क्वालिफाई भी हो गया ना तो मुझे इंटरनेशनल जाने का चांस मिलेगा। बस मैंने इतनी ही जर्नी सोची हुई थी। लकीली इन हिप हॉप डिवीजन आई गॉट फर्स्ट प्लेस। मैं जीता वो चैम्पियनशिप, वर्ल्ड डांस कप इंडियन क्वालिफायर्स में जीता था। और उसका फाइनल, उसका जो ग्रैंड फिनाले होने वाला था वो स्पेन में होने वाला था, इन यूरोप। और उसके लिए मेरे पास तब पैसे नहीं थे कि मैं जा सकूं, मेरे पास इतने सोर्सेस नहीं थे कि मुझे कोई स्पॉन्सर कर सके या ऐसा कुछ। तब मैं अंदर से ही इतना रो चुका था ना, इतना रोया मैं। एक बार तो ठान ही लिया था कि एक बार अपने पैसों से किसी ना किसी भी तरीके से मैं इधर तो जाऊंगा, तब तक मेरी ज़िंदगी सफल नहीं होगी, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। वो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया था। पता नहीं क्या सोचा होगा ज़िंदगी ने या फिर नेचर ने सुन लिया होगा ये। उसके बाद मुझे UK मेरा मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए थॉट आया, वहाँ पे मेरा जाना हुआ। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ डांस 2024 स्विट्ज़रलैंड में आया, क्वालिफायर्स हर दिसंबर में वो होता ही है। लेकिन जब 2024 दिसंबर में होने वाला था तब मैं लंदन में था। एंड लंदन टू स्विट्ज़रलैंड इज़ जस्ट लाइक गोइंग बाई फ्लाइट फ्रॉम राजकोट टू दिल्ली। इट्स जस्ट 1.5 hour फ्लाइट। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में गया था और मेरा जो मास्टरपीस था वो मैं करने वाला था। तो सबसे पहले तो मुझे लगा ही था कि भाई यहाँ तक पहुँच गया ना तो इस स्टेज पे भी जीत हासिल करने में टफ नहीं है, अभी ये हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ पे गया, दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें इंडिया को अकेला मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब मैंने वो टॉप 20 का नाम देखा, लिस्ट में एक स्क्रीन हुआ करता है, वहाँ पे नाम लिखा होता है, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को अपना नाम वहाँ पे देख के। और वैसे तो जब मैं क्यू में खड़ा था, मेरा जब परफॉर्मेंस आने वाला था, तो मेरे को एक तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, एनर्जी नर्व्स में भर रही थी एकदम। और बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा हंस भी रहा था कि किधर यार राजकोट के लोक मेले में डांस कर रहा था मैं, किधर पहुंच गया हो यार, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज, कौन सा बैनर है पीछे, ये वो सपना सच होता हुआ मुझे पहली बार दिख रहा था तब। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, कोई नर्वसनेस नहीं थी मेरे में। मैं क्योंकि इतने सारे स्टेजेस पे डांस करने के बाद, इतने सालों स्टेज का एक्सपीरियंस लेके स्टेज पे अगर हम लोग वापस से डांस करने के लिए जाते हैं तो नर्वसनेस एक तरीके की भी नहीं रहती है, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप। तो मैं वहाँ पे लिटरली जीतने के लिए गया था और कुछ नहीं, वो सोचा ही नहीं था। ऐसा ही सोचा था कि रैंक तो लेके ही निकलूँगा ऐसा, लेकिन मैं फाइनलिस्ट बना, मेरा रैंक नहीं आया। लेकिन सारे लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से चीयर किया, बहुत अच्छे तरीके से देखा। और जजेस ने मुझे बोला कि क्या डिटेलिंग और क्या कंट्रोल्ड एफर्ट था आपके, मतलब पूरे के पूरे डांस में। आई फील सो रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड कि हिंदी गाना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडियन म्यूज़िक और इंडिया को रिप्रेजेंट करके सारे लोगों को कन्विंस कर पाना मेरे तरीके की स्टोरी टेलिंग स्किल्स से, ये बहुत ही अच्छी बात लगी। तब मुझे मालूम पड़ा कि यार सच में मेरे में कुछ तो बात है कि जो भाषा नहीं जानते उन लोगों को मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ अपनी स्किल से।
तो आई फील सो ब्लेस्ड एट दैट टाइम। और उसके बाद मैं अपना दूसरा मास्टरपीस लेके वर्ल्ड ऑफ डांस 2025 लंदन में गया 1 जून को। फाइनली आई गॉट द 4th प्लेस एंड दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। मैंने अपने आप को शाबाश क्या बात है भाई। वर्ल्ड ऑफ डांस इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज था, वहाँ पे सोलो कम्पीट करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और 4th प्लेस लाना, दैट इज समथिंग वेरी ह्यूज। एंड जो ज़िंदगी मैंने जो जर्नी मैं जिया हूँ, जो ज़िंदगी में जिया हूँ, उस ज़िंदगी से यहाँ तक पहुँचना, दैट इज़ समथिंग रेयर। हमारे पूरे फैमिली में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं डांस करते करते एक दिन यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये शायद से ज़िद मेरी 2018 से थी कि एक बार तो मैं इंटरनेशनली जाऊँगा, यूरोप में जाऊँगा, वर्ल्ड ऑफ डांस के बहुत ही बड़े स्टेज पे जाऊँगा और वो सब कुछ, जो शायद से कुदरत ने और मेरी ज़िंदगी ने चांस अभी लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये ले, मैंने दे दिया और तेरे को पहुँचा दिया इधर। वो शायद से मेरा कंसिस्टेंसी या मेरा डेडिकेशन या फिर मेरा डिसिप्लिन, मैं शायद से ये डांस के अंदर जो भी सपना देखता था उसके पीछे भागना मैंने छोड़ा नहीं, भागता रहा कंटिन्यूसली। जो भी अपॉर्चुनिटी, जितना छोटा बड़ा जो भी स्टेज था, उसको मैंने बड़ी शिद्दत से, बहुत ही नीति से काम करके वहाँ पे मैं डटा रहा, 100% अपना फोकस किया, चाहे मैं उसमें फेल हूँ, चाहे मैं उसमें सक्सीड हूँ, कुछ भी सोचा नहीं और बस लगा रहा, गिव अप नहीं किया। ये शायद से उसी का फल है, आई फील। बाकी बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं कि वो बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, मेरे से भी शायद से वो लोग ज़्यादा अच्छे डांस करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी वो शायद से डांस के पीछे उतना नहीं भाग रहे हैं, या फिर पैसा कमाने में उतना भाग रहे हैं, या फिर कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या फिर, और वो अच्छी भी बात है, उन लोगों की लाइफ जर्नी जिस तरीके से रही है, उन लोगों को अपना बेस्ट एफर्ट और अपना बेस्ट ऑप्शन वही दिखा होगा जो उन लोगों ने लिया है, और वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इसमें। एंड आई एम सो हैप्पी कि उन लोगों ने ये रास्ता चूज़ किया और डांस में ही कंसिस्टेंसी नहीं रखी। मैं बिल्कुल भी ऐसा रिग्रेटफुल नहीं हूँ उन लोगों के बारे में, दुखी नहीं हूँ कि यार क्यों डांस छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने डांस छोड़ के जो भी किया है उसमें वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो शायद से वही उन लोगों का ओरिजिनल स्ट्रेंथ होगा, जो उन लोगों को इतने टाइम के डांस करने के बाद पता चला होगा। लेकिन मैंने भी जो पकड़ के रखा है, उसके बाद मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरे पास वो चीज़ है कि जो इस दुनिया का सभी डांसर्स ये वाले ड्रीम्स तो देखते ही होंगे जो मैंने ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। एंड ज़िंदगी, मेरे मम्मी पापा, मेरे लव्ड वंस, सारे के सारे लोग मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। और शायद से वो ज़िद मेरे अंदर जो थी 2018 में, वो 6 साल बाद इस ज़िंदगी ने सुन ली और मुझे यूरोप में स्विट्ज़रलैंड के वर्ल्ड ऑफ डांस के स्टेज पे जाके खड़ा कर दिया कि भाई कर ले अपना सपना पूरा जो भी है। और शायद से मैं अभी तक का मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस वर्ल्ड ऑफ डांस स्विट्ज़रलैंड का ही गिनूंगा। हालांकि वर्ल्ड ऑफ डांस लंदन में मेरा 4th प्लेस आया है, फिर भी वहाँ पे मैंने जो 4th प्लेस पे परफॉर्म किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे स्विट्ज़रलैंड का परफॉर्मेंस लगता है अभी, जब मैं वीडियोज़ और वो सब कुछ देखता हूँ। और उसी का एक शॉर्टर वर्जन जो मैं लेके डांस दीवाने सीज़न 4 में गया था, उसी का एक छोटा वर्जन था, रियलिटी शो को ध्यान में रखते हुए मोल्ड किया हुआ वर्जन था वो, जिसमें मैं जीता पूरे यूके में। फिर मुझे विनिंग शोकेस देने के लिए माधुरी दीक्षित मैम और सुनील शेट्टी सर के सामने बुलाया गया एज एन इंटरनेशनल कंटेस्टेंट। सो आई एम वेरी हैप्पी। और वैसे भी सारे लोग मुझे बोला करते थे कि तेरा स्टाइल बहुत इंटरनेशनल है, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आएगा, अगर तू वहाँ पे होता तो समझ में आ जाता। फाइनली दे आर अग्रीइंग कि मेरा डांस इंटरनेशनल स्टाइल था, और अभी नाउ आई एम ऑफिशियली इंटरनेशनल आर्टिस्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी। केर भाई, हम बात करते हैं स्मॉल सिटी से जो मतलब डांसर वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं, और स्मॉल सिटी से जो डांसर निकलते हैं, उसका जो फर्स्ट साइलेंट स्ट्रगल होता है वो क्या होता है, जो जिसके बारे में वो नहीं जान पाते? सी आई एम अ स्मॉल टाउन गाय एज वेल। आई मीन राजकोट अभी बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जिस 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब का राजकोट आज के राजकोट में बहुत ज़्यादा फर्क है। राजकोट की एज ग्रो होते होते वो खुद भी इतना ग्रो हो गया है कि आज बड़ी से बड़ी ब्रांड यहाँ पे है, बड़ा सा बड़ा मॉल, जो भी टेक्नोलॉजी ये वो, अच्छे से अच्छे घर, प्रेमाइसेस, सिविलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि अभी सब कुछ बड़े शहर जैसा है। तो इफ़ यू बिलोंग्स टू राजकोट राइट नाउ,
यू कैन टेल पीपल कि मैं बड़े शहर से बिलोंग करता हूँ, बट मैं अपने आप को खुद भी अभी स्मॉल टाउन गाय ही समझता हूँ कि राजकोट जब आज से 15 साल पहले था तब ये बहुत ही स्मॉल टाउन था, इतना नाम नहीं था। और लेकिन जो स्मॉल टाउन गाइज की स्ट्रगल होती है ना, वो आई गेस उसको आप लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम किसी भी तरीके से उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। इतने दुख दर्द, इतनी जलीले, इतनी डिसरिस्पेक्ट, इतना कास्टिज्म, इतना रेसिज्म, इतना सब कुछ वो लोग झेलते हैं, इतना सब कुछ कि शायद से उन लोगों ने अपनी जो ओरिजिनल सेल्फ है ना, उनको तो मार ही दी होती है। और वो कास्ट से थोड़ा अलग चलते हैं, अगर वो आर्टिस्ट है तो वो सोसाइटी से थोड़ा अलग चलते हैं, कपड़े पहनने की स्टाइल में थोड़ा सा अलग चलते हैं, लेकिन वो जब सोसाइटी में रहते हैं तो उन सभी चीज़ों को उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ड्रेनिंग। वो इतना ड्रेन करता है, इतना खींच लेता है, वो इतना फ्रिक्शन फील होता है आगे जाने के लिए, वो स्मूथनेस खत्म हो जाती है एक स्मॉल टाउन गाइज की। कोई भी फील्ड हो, मैं ऐसा डांस का नहीं बोल रहा हूँ, कोई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है, घसते घिसाते वो अपना मुकाम तो हासिल कर लेते, लेकिन वहां पे पहुंचते पहुंचते वो कहीं के नहीं रहते। उन लोगों में एक तरीके का इमोशन पूरी तरीके से मर चुका होता है, वो कभी शायद से डेवलप ही नहीं होगा। एक तरीके का टच, एक तरीके की सेंस जो होती है, एक टाइप की वो ख़त्म ही हो चुकी होती है, क्योंकि उस इंसान को किसी भी तरीके से इमोशनली या प्रैक्टिकली या फिर जो चीज़ है उसे पसंद है, उन सभी चीज़ों में आगे ही नहीं बढ़ाया जाता, मोटिवेट ही नहीं किया जाता। सारे के सारे लोग, एक सिंगल इंसान उसको है ना, ऐसा नहीं होता है कि वो प्योरली ऐसा बोल दे कि तू जो कर रहा है ना वो ठीक है। पीछे वो लगा ही देता है कि हम लोग वो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, कि यहाँ पे नहीं चलेगा, बाकी तू जो कर रहा है वो ठीक है। वो पीछे एक सेंटेंस तो लगा ही देता है। कोई ऐसा बोलने वाला अगर उसको मिल जाए, भाई तेरे को जो भी करना है ना वो तू कर, तू जो कर रहा है ना वो ठीक है, ये साले फालतू लोग जो भी कुछ बोले ना, उन लोगों को और कुछ ध्यान देने जैसा है ही नहीं। ऐसा अगर कोई एक बंदा भी उसको बोल देगा ना, कोई एक बंदा मैं बोल रहा हूँ, अभी जैसे इतना 15 साल बाद डेवलपमेंट हो चुका है, उस हिसाब से तो ये सारे सेंटेंसेस बोलने वाले दोस्त, रिलेटिव्स ज़्यादा होने चाहिए, जो कि है नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी भी। लेकिन अगर कोई भी एक बंदा भी ऐसा बोल देना, वो जमीन आसमान फाड़ के आगे निकल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, और वो भी बहुत कम टाइम में। और वो देखेगा भी ऐसा कि ये साला एजुकेशन करना है ना, उसके साथ ये चीज़ करनी है, कोई बात नहीं, हो जाएगी अपने लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसने बोल दिया है ना, तो मतलब कोई तो इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो यकीन कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। क्योंकि अगर मिलियंस ऑफ मिलियंस पब्लिक उसको ऐसा बोलेगी कि ये दुनिया ऐसी चलती नहीं है जैसा तू सोच रहा है, तो वो बंदा क्या ही कर लेगा इस दुनिया को चेंज करने के लिए। उसका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या फिर सिर्फ राजकोट से लेकर आप वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचे, तो वहां तक पहुंचने का जो सफर है उसमें केयूर भाई में क्या चेंजेस आए, मतलब पहले का जो केयूर भाई है और अब जो केयूर भाई है, उसने इस जर्नी ने उसको क्या सिखाया और चेंज किया उसमें? केयूर का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही कमाल का हुआ, एंड केयूर प्रोफेशनल बन गया। किन लोगों के साथ किन तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बात करना है, बड़े लोगों से मिलने लगा, बड़े लोगों के तौर तरीके सीखने लगा, और उसके साथ साथ अपने रूट्स और उन लोगों से जुड़ी हुई बातें, वहीं पे रहना, इतना ग्राउंडेड रहना, वो सब कुछ भी छूटा नहीं। क्योंकि मेरा जर्नी, मतलब केयूर का जर्नी पहले से ही ऐसा है कि जो भी छोटे लोग हैं उनका सम्मान करना, अगर छोटे लोग आएंगे तो उन लोग का हेल्प करना, फिर इतना सारा धर्म और स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करने वाला ये लड़का, इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, आज भी गीता जी रोज़ पढ़ता है, शिव पुराण रोज़ पढ़ता है, तो इतना सारा शास्त्र और वो सब कुछ पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा सिंप्लिसिटी में रहना, और उससे ज़्यादा लार्जर देन द लाइफ सोच विचार रखना, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को उस लेवल पे लेके जाना कि जिससे हर उस बंदे का फ़ायदा हो जो उन लोगों से, मतलब जो मेरे से जुड़े हुए हैं। वो इवोल्यूशन, वो चेंजेस केयूर में टाइम टू टाइम आना, और अभी तो मैं वो सारा का सारा ग्रोथ बहुत ही क्विकली फील कर रहा हूँ कि जितना भी नयापन मेरे में आ रहा है, जितनी नई नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, वो इतनी क्विकली सीख रहा हूँ, इतना क्विकली उसको अप्रोच भी कर पा रहा हूँ, डर भी नहीं रहा हूँ, कॉन्फिडेंट भी इतना हो चुका हूँ कि
शायद से कोई भी चीज़ अगर मुझे करनी हो या फिर मुझे अचीव करनी हो तो आज वो मेरे लिए ईजी, बहुत ही ईजी है। मैं सोच सकता हूँ और मेरा ऐसा विजन हो चुका है कि पा सकता हूँ बस उसको। तो दैट्स केयूर चेंजेस। अगर आपके जैसा किसी को बनना है, अगर कोई यंग 17-18 साल का जो डांसर है वो आपकी जर्नी अभी देख रहा है, आपके जैसे उसे भी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है डांसिंग में या किसी भी फील्ड में, तो आप क्या एडवाइस दो? मेरा एडवाइस यही होगा, बहुत ही सिंपल है कि आप एक तो गिव अप ना करें, बी कंसिस्टेंट। कितनी भी मुश्किलें आए, आपको ऐसा लग रहा है कि 4-5-6 महीने तक आप डांस नहीं कर पाए या फिर आप जो करना चाहते थे उससे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, तो वापस से वो स्टार्ट करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। 1 या 2 दिन में आप वापस से वही करने लगेंगे जो आप पहले करते थे, उसी चार्म, उसी एक्सप्रेशन और उसी पावर से। तो आपने अगर कुछ टाइम के लिए गिव अप कर भी दिया है, बट बी कंसिस्टेंट अगेन, इट्स नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट। एंड बी एजुकेटेड वेल, बिकॉज अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है, तो ये दुनिया आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगी। आज अगर मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं होता, मैंने MBA लंदन से किया नहीं होता, या फिर MBA मैंने यहाँ से भी किया नहीं होता, मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया होता, दोज आर द बेसिक ग्रेजुएशन डिग्रीज जो कि आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी डिसिप्लिन और इन सभी चीज़ों में काम आएगी, आपके काम में भी। क्योंकि सोचो कि आपको रोज़ उठ के पढ़ना तो है ही। दैट इज़ अ टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी यू आर टेकिंग ऑफ योर सेल्फ, कि अगर आप काम में नहीं दिखा रहे तो पढ़ने में तो दिखा ही रहे हैं ना। आप हर मार्च 1 साल का एग्जाम तो दे ही रहे हैं ना। इट मीन्स कि आपकी परीक्षाएं हर साल ली जा रही है, फिर भी आप रेडी हो। और ऐसा आपने कंसिस्टेंटली 12 सालों तक किया है, ऐसा आपने कंसिस्टेंटली 15 सालों तक किया है। इट बिल्ड्स अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन योर सेल्फ, कि जो आपको अपने काम में कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कितना प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच वहाँ पे देना पड़ेगा, उसका हैबिट बनाता है ये चीज़ें। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना सिर्फ बुक्स का नॉलेज लेने के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो एक तरीके का बिहेवियर और हैबिट आपको ये एजुकेशन सिखाता है, वो शायद ही आपको कोई सिखा पाएगा। इसलिए आपको वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो आप जितने ग्रोथ और जो क्वालिटी से आगे बढ़ेंगे, आपका पर्सनालिटी का और कैरेक्टर का क्वालिटी उसी हिसाब से पोर्ट्रेट होता जाएगा, धीरे धीरे मोल्ड होता जाएगा। एंड दैट इज समथिंग वेरी इम्प्रेसिव कंपेयर टू अदर्स। तो आप सभी लोगों को बहुत ही वेल एजुकेटेड होना चाहिए, आप सभी लोगों को बहुत ही आगे बढ़ने में ध्यान देना चाहिए। जो भी काम करे वो बहुत क्वालिटी वाला करे, 100% फोकस करके करे। आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप 4 काम एक साथ कर सकते हो सकता है कि आप चारों कामों में से एक ही काम में दिखो, लेकिन बाकी के 3 कामों में भी आप सक्सेसफुल तो हो ही सकते हो। पर्दे के पीछे रह के भी पैसा तो बना ही सकते हो। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू हैव अ गुड मनी, यू आर सक्सेसफुल। That's a mantra of today's generation and today's world. So it's okay. Whatever you are doing, just do it with all your heart, all your perseverance and focus, and just do it. Don't give up. Don't give up. क्या कौन क्या सोच रहा है वो, उससे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर उससे आपको फ़र्क पड़ने लगेगा तो आपने अपनी पर्सनालिटी उन लोगों के ऊपर सौंप दी, ऐसा होगा। आपका अपना कोई वजूद ही नहीं रहेगा। So just do it. थैंक यू सो वेरी मच फेप टॉक्स, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच दर्श राडिया फॉर फोर्सिंग मी टू आंसर सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ। एंड दिस इज समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी बूस्टिंग अप। मैंने ही अपनी खुद की जर्नी को पढ़ा हो वापस से और इंस्पायर हो चुका हूँ, ऐसा लग रहा है अभी तो। बट या, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर।